नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, 370, राम मंदिर, किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जाना, सिंधु जल समझौता, वन नेशन वन इलेक्शन, जातीय गणना। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान ये कुछ वो चीजें हैं जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्यति। लेकिन हम ये पक्ष और विपक्ष से आज पूछेंगे कि मोदी सरकार के 11 साल में देश का क्या है हाल। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से इंजीनियर कमलेश जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी चाहेंगे कि संक्षेप में आप बताएं, क्योंकि आप बड़ा पुलिंदा लेकर बैठे हैं और पहले ही कह चुके हैं कि आपका आधे घंटे का शो कम पड़ जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे संक्षेप में बस चर्चा की शुरुआत के लिए 11 साल क्या है देश का हाल। देखिए दीपक जी, आज जो ये चर्चा की हम लोग शुरुआत रखे हैं, ये निश्चित रूप से ये रिपोर्ट कार्ड देने का समय है जनता के बीच में, क्योंकि जितनी पारदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में काम किया है, उस पारदर्शिता को मैं 11 पॉइंट में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आते हैं किसान और ग्रामीण विकास, सेकंड आते हैं सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्वास्थ्य पे आ जाते हैं, चौथा शिक्षा नीति के तहत अगर आप बात कीजिए तो 2020 में लागू की गई थी, जिसमें आईआईटी, आईआईएम्स और एम्स की संख्या बढ़ी है। चौथी बात करें शहरी और आवास विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को करोड़ों पक्के घर दिए गए। स्मार्ट सिटी मिशन में लगभग 100 से ज़्यादा शहरों को चयनित किया गया। यही नहीं, ऊर्जा और पर्यावरण की बात करें तो सौभाग्य योजना, सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन, ये सारी चीजें की गई। अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, ओडीएफ भारत की घोषणा, जल जीवन मिशन, हर घर नल जल अभियान। डिजिटल इंडिया की बात करिए अगर, जिसको लोकसभा के अंदर पहले पूर्व वित्त मंत्री जो थे हमारे पी चंद्रनो जी, उन्होंने कहा था कि यूपीआई भीम जैसा ऐप भारत के लोगों को समझ में नहीं आता है, और आज भारत विश्व में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने वाला देश है। यही नहीं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कीजिए तो सर्जिकल स्ट्राइक 2016, ब्लैकआउट एयर स्ट्राइक 2019, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना 2019, सीएए और एनआरसी की पहल। विदेश नीति की बात कीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रवासी भारतीयों में जुड़ाव, आपने 11 कहा था, आप अध्यक्षता करने का 13-14 पर पहुंच गए हैं, तो अब रोकेंगे। हम जान रहे हैं कि आप काफी उत्साहित हैं, आपके पास मोटा पुलिंदा है, लेकिन पर्याप्त समय अपने बाकी मेहमानों को भी देना चाहेंगे। इंजीनियर कमलेश जी से जान लेते हैं कि देश निर्माण की बात हो रहा है, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर की पारखी नजर होती है कि क्या ढांचा बन रहा है, क्या ढांचे पर और इमारत खड़ी हो रही है। तो हम चाहेंगे आप बताएं देश का क्या हाल इन 11 साल में। स्वाभाविक रूप से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने हमेशा से बेमिसाल जुमले देने का काम किया है। इन 11 सालों में इन्होंने देश को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया है। कैसे डाला है और इनके जुमलों को हम लोग किस तरह से देखते हैं जी। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में विदेश से काला धन ला दूंगा, सबको 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करूंगा, माँ गंगा को पूरी तरह से साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा, 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, राजस्थान यूपी में 500 में सिलेंडर दूंगा, 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दूंगा, 2022 तक हर भारतीय को 24 घंटे बिजली दूंगा, 2022 तक ट्रेन चलवा दूंगा। मूल रूप से कहें तो कमलेश जी, आप इनका पिछले इलेक्शन वाला घोषणा पत्र लेकर बैठे हैं। स्वाभाविक में से क्या क्या पूरा नहीं हुआ है वो आप बता रहे हैं, या वादे और दावे मंच पे से किए गए थे उनकी बात। इसके अलावे इन्होंने जो आर्थिक जुमले दिए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिसमें बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊंचा है। तो ये तो अब समझना पड़ेगा कि ये बेरोजगारों का क्या हाल कर दिए हैं, युवाओं का क्या हाल कर दिए हैं। विदेश से 100 दिन में काला धन लाऊंगा, न काला धन लाया और न कोई नाम उजागर। बिल्कुल, ये पहले कार्यकाल की ही बात है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो है महंगाई पे,
कोविड कुप्रबंधन पे, बेरोजगारी पे, अमेरिका द्वारा अपमान पे, पाकिस्तान के सम्मान सामने सरेंडर से, चीन की घुसपैठ से, नोटबंदी से, मणिपुर जो अभी जल रहा है वर्तमान में भी जो है वहाँ इतनी घटनाएं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है हर जगह फिसड्डी हैं। ये लोग आरएसएस का शीश महल और बीजेपी का शीश महल बनवा रहे हैं, और ये लोग आपके शौचालय बनवा के और ये अपना शीश महल बनवा रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, देखने वाली बात ये पर्याप्त होगी। संख्या में आपने भी गिना दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी नोट कर रहे होंगे, एक एक का जवाब देंगे आगे। अरुण जी, देश का क्या हाल है इन 11 साल में, कहां देख रहे हैं? सच्चाई तो अगर स्वीकार करी और दिख भी रहा है, 11 साल में देश का हुआ बुरा हाल। मोदी सरकार के 11 साल में देश का हुआ बुरा हाल। कहिएगा कैसे बुरा हाल हो गया भाई? ठीक है, हमारे साथी अभी कांग्रेस के बता रहे थे, सरकार बनाने के पहले किसी भी सरकार का घोषणा पत्र होता है, वो वादा करते हैं कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे, ये हमारे प्राथमिकता सूची में होगा। इन्होंने भी किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता को हसीन सपने दिखाए, लंबे चौड़े जो है वादे लेकर आए, संकल्प ये लोग बता रहे थे। जिन संकल्पों में सबसे जो पहला था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे नौजवानों को। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरियां का हिसाब देना चाहिए, लेकिन इस पर पतली गली से भागते नजर आ रहे हैं देश का नौजवान और बिहार का भी नौजवान। उसमें अगर बिहार का भी हिस्सा निकाल लें तो बिहार के नौजवानों का भी भलाई होता। विदेशों से काला धन लाएंगे और वो लाए गए काला धन को प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। दीपक जी, आप भी खुश हो गए होंगे अगर 4 व्यक्ति होंगे परिवार में, चलो भाई पनार चौका 60 लाख आ जाएगा, मजे से जिंदगी चलेगा। हम लोगों ने भी सोचा, तमाम देश की जनता ने सोचा, सरकार बनी, अभी तक कितना काला धन आया विदेशों से। ये रट लगाते थे जो विदेशों में काला धन है ना, ये विपक्षियों का, कांग्रेस वालों का, राजद वालों का, फलाना, इनके अगेंस्ट में जो भी पार्टियां लंबा चौड़ा प्रवचन देते थे, एड़ी उचका के और गला का नस फैला कि भाई हमें सरकार में आने दो, महंगाई छू मंतर में कर देंगे। जो 350 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है ना, देखते थे प्याज का माला, आलू का माला पहन के सर पे जो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर जो है कि ना प्रदर्शन करते थे, जबकि 2014 के पहले 350 रुपया में जो है गैस सिलेंडर मिलता था जी। 5 रुपया पसेरी प्याज मिलता था, 4 रुपया पसेरी आलू मिलता था। अब तो 5 रुपया जो धनिया का पत्ता सब्जी लाने आप जाते होंगे, चटपत्ता वो धनिया का पत्ता, मिर्ची हो, बगैर कान देखे मूंद के एक मुट्ठी दे दिया करता था। लेकिन अभी 10 रुपया में भी मांगिएगा तो नहीं देखेगा, 10 रुपया में नहीं। ये दिलचस्प तर्क है कि धनिया का पत्ता बिना मांगे मिल रहा है और अब धनिया का पत्ता उसका मूल लग रहा है। तो हम इस नजर से भी तो देख सकते हैं ना कि किसान को 2 पैसे की आमदनी हो जा रही है उस धनिया के पत्ते पर, जिसे वो मुफ्त देने को मजबूर होता था। जी अरुण जी। दीपक जी, 2022 में किसानों की आय 2 गुना करने की बात थी, महंगाई की बात थी, मतलब अनेकों वादे थे। गरीबों को पक्का मकान मुहैया करेंगे, आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। डेली हमारे वीर नौजवान शहीद हो रहे हैं और ये महाशय प्रचार करने में व्यस्त है। तो बहुत सारा सवाल है, सवाल अनेकों हैं। नहीं तो हम उन्हीं सवालों के लिए तो मंच दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, लेकिन ये उनका जवाब कहाँ दे रहे हैं? जवाब अब ले लेते हैं।
ले लेते हैं जवाब। दीपक अरुण जी, जी, दीपक साच को जी। आज क्या आपने इतनी बातें रखी है, राहुल जी जवाब दीपक दीजिए। जी ये अंतिम में हम बात करेंगे दीपक जी, बोलिए। ये लोग सनातनी का बहुत बड़ा ठेकेदार बनते हैं, हिंदूवादी अपने आप को समझते हैं। मरने के बाद जो है हिंदू धर्म में कफन नसीब होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता था कभी, लेकिन इस सरकार ने कफन पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। इतना निर्दयी सरकार आजादी के बाद इस देश ने देखा नहीं। लंबा कहानी है, कहेंगे तो 11 दिन में भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसी सरकार है। राज्य की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, जबकि बिहार वासियों से भी कई प्रोमिस बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने किया। डबल इंजन की सरकार है बिहार 20 साल से। तो कई सवाल दीजिए, फिर दोबारा आपने इतने सवाल रख लिए हैं, कमलेश जी ने इतने सवाल रख लिए हैं, जवाब तो लेना बनता है ना। तो हम सीधे राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, दोनों आपके दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आपने 11-12 बिंदु गिनाए, ये 12-24 पहुंचा दिए हैं। देश का बुरा हाल है, देश की दुर्गति हो गई है, ये बता रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे? दीपक भाई, मुझे जरा 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। जी देखिए, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक पात्र को दिखाया जाता है जिसमें दुर्योधन के लिए उनके पिताजी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी और उनको कहानी कोई और सुनाता था। दुर्योधन कितना भी गलती करता रहे उस पर पर्दा डाला करते थे। देखिए, जो चीजें ये बता रहे हैं, शायद इन्होंने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया, अभी तक नहीं कराया, क्योंकि 2014 से लगातार एक ही बात को कहते आ रहे हैं और ये तीसरा कार्यकाल आ गया मोदी सरकार का। फिर भी साच को आंच कैसा, जैसा आपने बताया था, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूं कि क्या क्या कहां कितना कुछ चीज हुआ। सबसे पहली बात, ये काला धन की बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जब 370 और 35 से हटा, उस समय हमारा 5 लाख रुपए का किस्त आ गया। जब देश के अंदर से ट्रिपल तलाक जैसे भावनात्मक, ये एक अलग होता है राहुल जी, कि आप बहुत ही भावनात्मक तरीके से लोगों को मोहते हैं और अपने साथ कर लेते हैं। तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए ना, कि ये मुद्दा निपटा दिया तो 5 लाख की किस्त आ गई, वो मुद्दा निपटा दिया तो 5 लाख की किस्त आ गई। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख आए, मैं उसका कुछ कर पाऊं। दीपक जी, तार्किक बात ही कर लेते हैं। देखिए, अगर संक्षेप में बात करें मोदी सरकार के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल को, तो सरकारी नौकरी केंद्र में लगभग 7.5 से 8 लाख दी गई है। रेलवे और सुरक्षा और पुलिस की बात करें तो 3 से 4 लाख दी गई है। मुद्रा योजना से स्वरोजगार की बातें करें तो 8 से 10 करोड़ दी गई है। स्टार्टअप से रोजगार की बात करें तो 12 से 15 लाख की है। और PMEGP और NRLM शहरी योजनाएं की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई। आपको पता है, जब सरकार छोड़ी थी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी? 11 नंबर पे थी। आज कितने पे है? 4 नंबर पे। आपने जब छोड़ा था तो 2 ट्रिलियन था, आज लगभग 4 ट्रिलियन है। यही नहीं, जीडीपी रैंक की बात कर लीजिए तो हम आज चौथे नंबर पे हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात कर लिए तो 7.5% के रेट से बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति की बात कर लीजिए तो आपने जब छोड़ा था तो 6.8 था, आज 4.8 है। बेरोजगारी दर की बात करें तो आज लगभग 5% के आसपास है, जो एक सम्मानजनक स्थिति है राष्ट्रीय औसत की अगर बात करें तो। मुद्रा भंडार की बात कीजिए तो आपने जब छोड़ा था तो 304 मिलियन था, हम 645 बिलियन पे आ गए हैं। निर्यात की बात कीजिए तो आपके सामने 314 मिलियन था, हमारे पास 775 बिलियन है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग में आपने भारत को छोड़ा था 142वें स्थान पे, हम उसको 63वें स्थान पे ले आए 2019 के आंकड़े के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, पब्लिक खुश नहीं है। हंगर इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम निचले पायदान पर हैं। लोग खुश नहीं है, लोग भूखे हैं, सरकार को उनका पेट भरना पड़ रहा है और आप कह रहे हैं किसान उपजा रहे हैं अनाज और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। ये सब बातें भी थोड़ा जोड़ लीजिए दीपक जी। इसमें थोड़ा सा अगर आज तार्किक रूप से अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले का एक रिपोर्ट आया था कि गरीबी रेखा से कितने लोगों को केंद्र ने बाहर निकाला है, ये जग जाहिर है और सामने उपस्थित है। देखिए, अभी जो महंगाई दर की बातें कर रहे थे हमारे दोनों विपक्ष के नेता, तो अभी का महंगाई दर 2024 की बात करें तो 4.8% है। देखिए, होता क्या है, चीजें आप लगातार करते रहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए अच्छी सुविधा, लोगों को चाहिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी दवा की व्यवस्था। खास करके आज देखिए, जन धन जो आज जन औषधि केंद्र है वो पूरे राज्य में हर जिले में हर जगह खुल चुका है। अब 70 से 80% दवाइयां सस्ती मिलती है। आप देखिए वहां कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है केवल स्वास्थ्य संबंधित। हमने आयुष्मान भारत योजना लाया। यही नहीं, अभी के कार्यकाल में 70 एज जिसका भी आएगा, चाहे वो जिस विभाग से रिटायर किया हो, चाहे उसकी तनख्वाह क्यों ना हो, यहां तक कि अंबानी तक को सरकार फ्री में मुफ्त में इलाज कराने के लिए तैयार है। तो हमने अपनी स्थिति में लगातार सुधार किया है। पिछले 11 साल के कार्यकाल की बात करें तो हमने कभी भी भारत झुका करता था अन्य देशों के सामने। आपको याद है ना वो तस्वीर, जब हमारे दिवंगत
प्रधानमंत्री लाइन में लगे होते थे और अमेरिका का राष्ट्रपति आता था उनसे हाथ मिलाने के लिए तो लाइन में लगा होना होता था। आज वो स्थिति बदल गई है। आज महाशक्तिशाली देश सामने से स्वागत करता है। देखिए कूटनीति व्यवस्था कुछ भी हो उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन वो तो चिल्ला रहे हैं ना कि हम समझौता करा रहे हैं भारत के साथ, युद्ध विराम करा रहे हैं। जब मेक इन इंडिया की बात हो रही थी हमारे देश के संसद में, लोकतंत्र आ रहे हैं, बस बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, हंस रहे थे उस मेक इन इंडिया के शेर के ऊपर। आज वही शेर दहाड़ रहा है। आज उसी शेर की वजह से आपके यहाँ फ्रांस जैसा, माफ कीजिएगा, रशिया जैसा देश आपके यहाँ राफेल बनाने को तैयार हो गया है। आज उसी शेर के दहाड़ की वजह से अपने स्वदेशी मशीनों को हमने प्रूफ कर दिया है। आज डीओ के पास ऐसी ताकतें आ गई हैं जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम में भारी पड़ रहा है अन्य देशों के मुकाबले। तो चीजें बहुत बदली हैं, चीजें बहुत बदली है। ठीक है, भारत के पात्र के अनुसार जाएं तो आंख पे पट्टी बंधी है विपक्ष को अभी भी। चलिए, ये आंख पे पट्टी बंधी हुई, फिर भी ये देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो दूसरे के माध्यम से देख रहे हैं और जो दिखाने वाला है वो इन्हें कुछ और छवि दिखा रहा है, ये राहुल जी का कहना है। चलिए एक बार फिर से आप दोनों के पास आते हैं। कमलेश जी, आपसे ही शुरू करते हैं। अगर इतनी खामियां होती, इतनी गड़बड़ियां होती तो तीसरी बार भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, विपक्ष में जो है लगभग अभी 80 करोड़ लोगों को ये लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं इस देश में। जब ये बात करते हैं कि हम इतने ट्रिलियन हो गए हैं, तो मेरा सवाल बस इतना सा है कि वैसे ट्रिलियन को क्या करना चाहिए जहां गरीबी और बढ़ती जा रही है और 5 किलो अनाज पर लोग जीने को मजबूर है। ये तो एक पक्ष रहा। दूसरा, जहां इन्होंने मुद्रा लोन की बात की, तो मुद्रा लोन में जो है लगभग आपको 38% महिलाएं जो हैं मुद्रा लोन लेके जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। लोन का नहीं, कमलेश जी, लोन का मतलब ये तो है सरकार कर्ज दे रही है ना। बिल्कुल कर्ज दे रही है, आमदनी के लिए कर्ज दे रही है कि वो कुछ अपना रोजगार पाए। और अगर कोई कर्ज ले रहा है तो वो कर्ज में डूबा हुआ नहीं है, इस उम्मीद से कर्ज ले रहा है कि उस कर्ज से लिए गए पैसे का कुछ सदुपयोग करे, आजीविका बेहतर करे। हाल में है कि वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को और गोल्ड को कर्ज के रूप में ले रही है। वो मजबूर है, तब वो कोई आदमी सोना गिरवी रख रहा है। इसको हमको समझने की जरूरत है। 11 सालों में इन्होंने किसान को जो है 20 गुना जो है कृषि बजट से 20 गुना कर्ज में इन्होंने डुबोने का काम नहीं, हमारा देश तो इतना कर्ज लेता था तो मजबूरी में ही कर्ज लिया करता था ना। अब तो कर्ज लेने में भी हम नीचे आ रहे हैं, उतना कर्ज लिया नहीं जा रहा है और जो लिया जा रहा है उसका आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। लगभग जो है औसत कर्ज जो है हर एक परिवार पर जो है 86,713 रुपया हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, यदि ये सरकार जाती है तो ये कर्ज जो है हर एक उस आम इंसान को चुकाना पड़ेगा। रही बात, ये भी आप भावनात्मक विषय पर ले आए हैं। एक बात और आपको जोर देना चाहता हूँ। मोदी साल के 1 साल का सिर्फ पिछले का कार्यकाल में 52 आतंकी हमले, 36 जवान शहीद, 53 जवान घायल, 56 नागरिकों की मौत और 82 नागरिक घायल। तो कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा हमको, बिल्कुल देखना पड़ेगा। कमलेश जी, आपने वो बैनर पोस्टर देखा है या कहीं अनाउंसमेंट सुना है कि अपने अगल बगल किसी लावारिस वस्तु को न छुएं, वो बम हो सकता है, विस्फोटक हो सकता है? हाल फिलहाल में कहीं देखा है आपने? अभी जो है हम लोग जो है, चलिए हम अरुण जी के पास चलते हैं। वक्त का अभाव है, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर लोग याद कर पा रहे हो तो वो एक आम अनाउंसमेंट हुआ करती थी पब्लिक प्लेसेस पे और उस तरह के पोस्टर्स है। अरुण जी, आपने राहुल जी की बातें सुनी। चश्मा अपना बदलिए, चश्मा साफ कीजिए तो देश किस स्थिति में पहुंचा है ये नजर आएगा, कहने का भावार्थ इनका था। क्या कहेंगे? तो दीपक जी, हम लोग इधर उधर की बात कहाँ करते हैं। हम लोग तो जो जनता के सवाल हैं, जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, पलायन हो, वही तो सवाल उठा रहे हैं। और जो जनता से ये प्रोमिस किए थे वही तो बार बार देश की जनता, प्रदेश की जनता इस सरकार से जानना चाहती। कहाँ गए अच्छे दिन? नहीं तो ये तीसरी बार का क्या मतलब है? दूसरी बार में ही निपटा देती जनता। नहीं, अब इसका मतलब क्या दीपक जी, सरकार बना लिए, भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक सहारे, तो इसका मतलब क्या मुद्दे गायब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। परेशानी दूर हो गई, इसका मतलब देश खुशहाल हो गया? ये ऐसा थोड़े होता है दीपक जी। चलिए
वक्त का अभाव है, बेरोजगारी माफी 76, चाहेंगे, महंगाई 76। वक्त का अभाव है थोड़ा। राहुल जी, एक लाइन में अगर चलते चलते आप कुछ कहना चाहें तो बस आपके लिए। चलते चलते अगर कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है दीपक जी कि भारत की स्थिति आज बहुत मजबूत पैदान पे खड़ी है, और भारत आज जो मेक इन इंडिया के तहत जो भारत का जो शेर है वो दहाड़ मारकर अन्य देशों को ललकार रहा है कि अब हम बेहतर हो रहे हैं, और हमने चौंकाया भी है। चलिए, तो हमारी नजर रहेगी कि अमृत काल में देश विश्व गुरु के पायदान पर खुद को पाता है या नहीं। देश की जनता ये महसूस करती है कि नहीं कि भारत में रहने के कारण, भारतीय नागरिक होने के कारण उसका आत्मसम्मान, स्वाभिमान और देश के संप्रभुता को लेकर जो उसकी भावना है वो पुष्ट हो रही है या कमजोर हो रही है। नजर हमारी बनी रहेगी, जनता भी हिसाब किताब लेते रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, अरुण यादव जी और कमल कमलेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।